अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे आजाद कश्मीर के इंतखाबी दंगल की, जहां इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। पीटीआई मकबूलियत में दीगर तमाम जमातों से आगे निकल गई है। गैलप पाकिस्तान ने सर्वे रिपोर्ट जारी की है। इस सर्वे रिपोर्ट में क्या कुछ है, जानेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, क्या कहती है स्टेटिस्टिक्स? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में जो सियासी जमातें और सियासी कायदीन हैं उनकी मकबूलियत की दौर से मुतालिक ये अवामी राय सामने आई है। और गैलप सर्वे में ये बताया गया है कि पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से मुतालिक रिपोर्ट में 44% अवाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हामी है, जो कि पहले नंबर पर है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून दूसरे और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर है। नून लीग को 12%, जबकि पीपल्स पार्टी को 9% अवाम की हिमायत हासिल है। इसी तरह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जीत के इम्कान सिर्फ 3% हैं। इस गैलप सर्वे रिपोर्ट में जो कायदीन है, सियासी कायदीन, उनका भी सर्वे किया गया और इमरान खान की मकबूलियत जो है वो 67% से जायद है, जबकि बिलावल भुट्टो 49% मकबूलियत के साथ दूसरे नंबर पर, शहबाज शरीफ 48%, नवाज शरीफ 46%, जबकि मरियम नवाज जो है वो 45% लोगों के राय में मकबूल है। 28% कश्मीरी अवाम ने सर्वे में कोई राय नहीं दी है, उनकी जानिब से ला ताल्लुकी का इजहार किया गया है। इसी तरह जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के 1% अवाम की हिमायत हासिल है और तहरीक लब्बैक और आज़ाद उम्मीदवारों को भी 1% अवाम में पसंदगी जो है वो सामने आई है। तो ये गलत सर्वे है जो कि इलेक्शन, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से मुतालिक है और अब चूंकि कम वक्त रह गया और उस हवाले से ये रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। नून लीग के मुसलसल इल्जामात पर खामोशी तोड़ दी। कहा कश्मीर को सूबा बनाने की बात कहां से आई, अभी तक समझ में नहीं आया। अब इन तमाम का इंशाल्लाह रेफरेंडम होगा। कश्मीरियों ने पिछले 10 साल देखे, अब हमारी हुकूमत भी देख ले। वज़ीर आज़म का कहना था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तजवीज़ दी थी। अब इलेक्शन के मौके पर ऑपोजिशन धांधली का शोर मचा रही है। कश्मीर में हुकूमत और अमला नून लीग का है, तो हम धांधली कैसे करेंगे? ये कहा जा रहा है कि आजाद कश्मीर को मैं सूबा बनाना चाहता हूँ। ये किधर से बात आई, अभी तक मुझे नहीं इसका इल्म। हमने तजवीज दी उनको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की, तो हम 1 साल से लगे हुए हैं, सुनते नहीं बात। जब इलेक्शन आने लगा तो आप कहते हैं कि जी धांधली होगी। यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन में कश्मीर के लोगों ने फैसला करना था कि क्या वो हिंदुस्तान के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे। इंशाल्लाह एक दिन आएगा, मुझे पूरा अल्लाह पे ईमान है, जितनी कश्मीर के लोगों ने कुर्बानियां दी, ये कुर्बानियां जाया नहीं होंगी। अल्लाह ने आपको वो हक देना है, रेफरेंडम होगा इंशाल्लाह और आप फैसला करेंगे कि हिंदुस्तान नहीं, आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने तब्दीली सरकार पर तनकीद के तीर बरसा दिए। इल्जाम लगाया कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा किया। तब्दीली का असल चेहरा तारीखी गुर्बत और महंगाई है, जिसे पाकिस्तान की अवाम पहचान चुके। बोले आज़ाद कश्मीर को तब्दीली से बचाएंगे, 25 जुलाई को कश्मीरी कठपुतलियों से हिसाब मांगेंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान कोटली में मौजूद है, जलसे से खिताब कर रहे हैं। आपको ये आपका हक देगा और आप जब फैसला करेंगे रेफरेंडम के जरिए कि आप हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उसके बाद मेरी हुकूमत आपको एक और हक देगी कि रेफरेंडम के जरिए आप फैसला करें कि आप आजाद रहना चाहते हैं या पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये जो जद्दोजहद है कश्मीरियों की, ये मेरी नजर में ये जमीन की जद्दोजहद नहीं है, ये जद्दोजहद ह्यूमन राइट्स की है। ये इंसानी हुकूक के अलावा कश्मीरियों का जमहूरी हक है कि वो अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करें और इंशाअल्लाह ये आपको हक मिलेगा। जो मैं देख रहा हूं इस वक्त, लग रहा है कि बड़ा मुश्किल वक्त है मकबूजा कश्मीर में। मुझे नजर आ रहा है कि आगे जाके हिंदुस्तान मजबूर होगा
क्योंकि वो कश्मीरियों का जो जज्बा था, आजादी का जज्बा, जितना मर्जी जुल्म किया उन्होंने, वो आजादी का जज्बा किसी सूरत नीचे नहीं जाने लगा। और इसलिए मेरा ये ईमान है कि कश्मीरी उधर जद्दोजहद कर रहे हैं, इधर पाकिस्तान और कश्मीरियों का सफीर जो आपके सामने खड़ा है, इधर मैं जद्दोजहद करूंगा आपके लिए। हर फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम पे, दुनिया के जब सरबराह, मुल्कों के सरबराह को मिलूंगा, उनके सामने, मीडिया के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने कश्मीर का केस पेश करता रहूंगा। अच्छा, अब आपके पास ये दो पुरानी जमातों के लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमें मौका दिया जाए फिर से। तो मैं दो चीजें आपके सामने रखूंगा कि आपने दो चीजें पूछनी है उनसे हमेशा, कि आपने लोगों की जिंदगी बेहतर करने में क्या किया? क्या आपने लोगों को मुश्किलों से, गुर्बत से निकालने के लिए क्या किया? और दूसरी चीज आपने पूछनी है कि 5-5 साल आपको मिले थे, 5-5 साल आपको हुकूमत में मिले थे, कितना आपने दुनिया में जाके कश्मीरियों का केस लड़ा? पूछे उनसे। केस लड़ना तो दूर की बात, वो नरेंद्र मोदी जिसने कश्मीरियों के ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म किया, जब से बीजेपी का दौर आया सबसे ज्यादा कश्मीरियों पर जुल्म हुआ। पैलेट गन्स इस्तेमाल की गई, नौजवानों को अंधा किया गया, हर दूसरे दिन कश्मीरियों की कुर्बानी ली गई। हिंदुस्तान में जब मुसलमान गाय का गोश्त खाने पे उनको कत्ल किया गया सड़कों पे, बाकी भी अकलियतें, क्रिश्चियन, सिख, उनको भी बराबर का शहरी नहीं समझा गया, क्योंकि आरएसएस की एक आइडियोलॉजी है। वो समझते हैं, जो आइडियोलॉजी जो हिंदुत्व, वो समझते हैं कि बाकी शहरी, जो बाकी अकलियतें, बाकी दीन, वो उनके बराबर के नहीं है। इनकी जो आइडियोलॉजी, ये इन्होंने किससे ली? नाज़ी जर्मनी में 100 साल पहले इन्होंने उनसे ली, जबकि जर्मन समझते थे कि हम कोई खास नस्ल है और बाकी हमारे बराबर के लोग नहीं। ये वही आइडियोलॉजी है जो बाकी के लोगों को अपने बराबर नहीं समझती। तो मैं अब सवाल पूछता हूं कि कितनी दफा आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ ने आरएसएस का नाम लिया? कितनी दफा मजम्मत की जो मुसलमानों से हिंदुस्तान में हो रहा है? और कितनी दफा इन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे ये आरएसएस के नजरिए जो कश्मीरियों को कुचल रहा था, कितनी दफा इन्होंने उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई? क्यों नहीं उठाई? आवाज उठाने तो दूर की बात है, उसकी मिन्नतें करके नरेंद्र मोदी को शादी पे बुलाया गया अपनी, और फिर मिन्नतें करके उसका जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बना था, वहां गया, हुर्रियत के लीडर्स को नहीं मिला, कश्मीर की बात नहीं की। फॉरेन सेक्रेटरी थी पाकिस्तान की, उनका टीवी इंटरव्यू है, फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान की कहती हैं कि हमें हुक्म था कि हिंदुस्तान की आपने तनकीद नहीं करनी। तो ये क्यों था?
क्यों ना जरदारी बोलता था, ना नवाज शरीफ बोलता था। तो अब ये जरा गौर से आपने मेरी बात सुननी है कि ये क्यों था। मैंने, नौजवानों, आपके पास मोबाइल फोन है, एक गूगल कर सकते हैं जो मैं अब आपको बात बताने लगा हूं। मीडिया के लोग भी हैं, सहाफी भी हैं, जरा सबको मैं ये सुनाना चाहता हूं। एक किताब है, उसका नाम है द वे ऑफ द वर्ल्ड। किसने लिखी? उसका नाम है रॉन सूस्किंड। द वे ऑफ द वर्ल्ड, रॉन सूस्किंड। इस किताब पे 292 सफे के ऊपर चौथे पैराग्राफ पे एक चीज लिखी है, वो मैं चाहता हूं गौर से सुने। आपको पता चलेगा कि ये क्यों नहीं बोलते और ना बोलेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ। उसमें वो लिखता है, ये जरा गौर से सुने आप बात, कि बेनजीर भुट्टो, ये 2007 की बात है, वो अपने बेटे को टेलीफोन पे बता रही हैं कि कितने पैसा उनके कितने बैंकों में, जो बाहर बैंक है उनमें पैसा पड़ा हुआ है। उनको नोट करवा रही हैं अपने बेटे को, बिलावल को, कि इन बैंकों में हमारे बाहर पैसे पड़े हुए हैं। और ये कौन रिकॉर्ड कर रहा है? ये बाहर की एजेंसीज कर रही हैं। और फिर वही एजेंसीज इसको सामने रखते हुए उसी किताब में आगे है कि वो बेनजीर भुट्टो और जनरल मुशर्रफ का समझौता करवाते हैं, जो जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया। इससे आपको क्या चीज पता चलती है कि अगर किसी भी पॉलिटिशियन का पैसा, चोरी का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो, तो ये सारे जो बाहर के मगरब के मुल्क हैं उनको पता होता है। और वो इस इल्म से कि उनको पता है पैसा किधर है, वो कंट्रोल करते हैं आपको। और उसी किताब में बाद में लिखते हैं कि क्योंकि उनको पता था कि इनका पैसा बाहर किधर किधर पड़ा हुआ है, इसकी वजह से उन्होंने प्रेशर किया जनरल मुशर्रफ से समझौता करने का। क्योंकि वो दिन थे जब एक वुकला की मूवमेंट चली हुई थी, इलेक्शन का बॉयकॉट करने जा रहे थे 2008 में, एपीडीएम की जमातें एक तरफ थी। तो तब उन्होंने पीपल्स पार्टी को जनरल मुशर्रफ के साथ समझौता करवाया। और हम सारे थे एपीडीएम में, हम कह रहे थे चीफ जस्टिस को निकाला, उसको बहाल करो, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हमारे साथ नवाज शरीफ भी था। 3 दफा उसने बैठ के हमारे साथ इलेक्शन का बॉयकॉट किया। ये सब रिकॉर्ड पे है। और उसके बाद बाहर से उसको हुक्म आया, जिधर उसके पैसे बाहर पड़े थे उन्होंने उसको हुक्म किया कि इलेक्शन लड़ो। और इसने हम सबको नहर के पुल पे खड़ा करके खुद जाके इलेक्शन लड़ लिया। तो इससे कोटली के बाशऊर लोगों, समझने की बात है। आपके कितने लोग बाहर मैनचेस्टर, इंग्लैंड, कई, मैं कश्मीर वहां से मिलता हूं जो कोटली से आए हुए हैं, वो सब समझते हैं इन चीजों को कि अगर आपकी चोरी की हुई जायदाद बाहर के मुल्कों में पड़ी है, उनको सब पता होता है और वो उसके जरिए कंट्रोल करते हैं। तो नवाज शरीफ ने भी इलेक्शन लड़ा बाहर के हुक्म पे, इधर भी पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन लड़ा, क्योंकि उनको पता था इनकी जायदाद किधर है। अब नरेंद्र मोदी से ये उसको क्यों साथ मिलाना चाहता था नवाज शरीफ? क्योंकि ये भी कश्मीर के लोगों सुन लो, कोटली के लोगों, जो हिंदुस्तान की लॉबी है बाहर और खास तौर पे अमेरिका में, वो इस्राइल के साथ मिलकर काम करती है, सबसे तकड़ी लॉबी है। उसकी दोस्ती इसलिए कर रहा था नरेंद्र मोदी से
कि वो इसकी मदद करे, अगर इनके जो पैसे बाहर पड़े हैं वो बच जाएं। तो ये जो नरेंद्र मोदी मुल्क को बुरा भला कहता था, पाकिस्तान की आर्मी चीफ जो उस वक्त रहील शरीफ थे नवाज शरीफ के जमाने में, उसको दहशतगर्द कहता था, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट कहता था, हर जगह पाकिस्तान को आइसोलेट करता था, लेकिन मुल्क का वजीर आजम उसको शादियों पे बुलाता था, उससे दोस्ती करता था। तो इसलिए सुन लें कि ये जो हमारे मुल्क पे पिछले दौर जुल्म हुए हैं, इन दोनों के 10 सालों में मुल्क में हमारा जिसको हम अपना एलाई कहते थे, हमारा दोस्त, वो यह बमबारी करता था, ड्रोन अटैक्स करता था। पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स होते थे, दोनों हुकूमतें आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ दोनों मजम्मत करते थे, और अंदर से दोनों ने इजाजत दी हुई थी। मेरे होते हुए क्यों नहीं कोई ड्रोन अटैक होता? ये कोटली के लोगों, ये अमेरिका का कसूर नहीं है। अमेरिका को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, हमारे अपने लोगों ने इजाजत दी हुई थी अपने लोगों पे बमबारी करने की, और मुनाफिकत, पब्लिक में मजम्मत, और उनको इजाजत दे रहे हैं। एक और किताब है, ये भी नौजवानों ये भी नोट कर लो, एक किताब है ओबामा's वॉर, बड़े सहाफी ने लिखी हुई है, उसका नाम है बॉब वुडवर्ड। उस किताब में क्या लिखा हुआ है कि जरदारी बात कर रहे हैं अमेरिकी जनरल से, वो अमेरिकी जनरल तासुर दे रहा है कि जनाब ड्रोन अटैक से आपके बेकसूर लोग भी मर जाते हैं। तो उस किताब के अंदर जरदारी का जवाब है कि कोलैटरल डैमेज से मुझे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि कोलैटरल डैमेज का मतलब कि अगर आपकी बमबारी से हमारे बेकसूर औरतें, मर्द, बच्चे मर जाते हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। ये उस किताब में लिखा हुआ है। ये क्यों है? क्योंकि इनकी वफादारी इस मुल्क से नहीं है, अपने पैसे से है जो बाहर पड़ा है, और इसलिए ये कश्मीर की बात ना करेंगे, ना करी है। अभी फलस्तीनियों पे जुल्म हुआ, इसराइल ने जुल्म किया, आपने देखा होगा टीवी पे, घर गिरा दिए उनके, बच्चे मर गए, पता नहीं कितने। क्या कभी जरदारी और नवाज शरीफ के मुंह से तनकीद सुनी है इसराइल की? एक स्टेटमेंट बताएं, सुनिए। जिस तरह कभी आरएसएस का ये नाम नहीं लेंगे, ये कभी तनकीद नहीं करेंगे, इसलिए कि जब आपका करप्शन का पैसा बाहर मुल्क में पड़ा हो, आप उस पैसे के गुलाम बन जाते हैं, आप कौम के मफादात के लिए नहीं खड़े हो सकते। और कोटली के लोगों, दूसरी चीज आपने ये पूछना है कि आपके होते हुए गुर्बत कम हुई कश्मीर में, आजाद कश्मीर में हुई कम? क्या आपने लोगों के, गरीब तबकों के लिए कुछ किया? मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमारे 2 प्रोग्राम आ रहे हैं, एक है कामयाब पाकिस्तान और दूसरा है एहसास। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा सिर्फ अपने गरीब, निचले, कमजोर तबकों को ऊपर उठाने के लिए। कामयाब पाकिस्तान में एक खानदान जो 40% नीचे खानदान है, उसको सूद के बगैर कर्जा, एक फर्द को, ताकि वो अपनी दुकान कर सके, अपनी जिम्मेदारी कर सके, उसको सूद के बगैर कर्जा। दूसरा, उस खानदान को हमारा नया पाकिस्तान हाउसिंग है, उसमें हम माइक्रो फाइनेंस के जरिए बिल्कुल सस्ते कर्जे देंगे ताकि वो अपना घर बना सकें। ये पहली दफा पाकिस्तान में होगा। तीसरी चीज कि वो एक घर के अंदर एक फर्द को टेक्निकल एजुकेशन देंगे ताकि वो अपनी कोई नौकरी और हुनर सीख सके। आजकल कंप्यूटर एज है,
बड़े आसानी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर अगर ट्रेनिंग मिल जाए तो वो बड़े आसानी से पैसे कमा सकते हैं। और फिर हेल्थ कार्ड, हर निचले खानदान को हेल्थ कार्ड मिलेगा, 10 लाख रुपया किसी भी अस्पताल में जाके अगर कोई बीमार हो इलाज करवा सकता है। और फिर एहसास प्रोग्राम दिसंबर में शुरू हो रहा है। निचले 40% खानदानों के लिए जो महंगाई आई है, दुनिया में इस वक्त 40% खाने पीने की चीजें महंगी हुई हैं जब से ये कोरोना हुआ है। तो उसके लिए हम 40% नीचे खानदानों की खाने पीने की चीजें, घी, दाल, चीनी, आटा, इसके लिए डायरेक्ट सब्सिडी देंगे उनको ताकि इनको सबसे सस्ती खाने पीने की चीजें मिलें। कोटली के लोगों, परसों आपने वोट अपनी देनी है, ये समझे कि इस वोट से आपने अपना मुस्तकबिल बदलना है। क्योंकि सिर्फ यही नहीं कि मैंने जो 2 चीजें आपको बताई, एक तो सारे कश्मीरियों का इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर में जिस तरह दिलेरी से जद्दोजहद कर रहे हैं हमारे नौजवान, एक तो हमारा सारा दिल उनके साथ है, दुआएं उनके साथ हैं, और केस इंशाल्लाह मैं उनका लड़ूंगा। लेकिन दूसरी कि हमने अपने मुल्क में लोगों को गुर्बत से निकालना है, जिस तरह चाइना ने अपने मुल्क में लोगों को गुर्बत से निकाला पिछले 30 साल में। और उसके बाद जो मैंने कश्मीर में देखा है, हमने जब पख्तूनख्वा के 5 साल 2013 और 2018 के बीच में जब वो सूबे में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई थी पख्तूनख्वा में, उस एक वजह यह थी कि हमने वहां टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ाई। 5 सालों में टूरिज्म दुगनी से तिगनी कर दी पख्तूनख्वा में। उसी तरह आजाद कश्मीर, ये एक अल्लाह ने आपको खूबसूरत तरीन इलाका दिया है। अब इसके ऊपर हम इंशाल्लाह टूरिज्म पे जोर लगाएंगे और उसकी वजह से इंशाल्लाह आपके नौजवानों को बाहर नौकरियां ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। और ये फिर अभी मैं देख रहा हूं कि नून लीग, जिस तरह भी अली अमीन ने कहा कि अभी से शुरू हो गए कहना कि जी इलेक्शन में धांधली होगी, ये वैसे कमाल धांधली होगी। अंपायर आपके, गवर्नमेंट आपकी, इलेक्शन कमीशन आपकी, अमला नीचे सारा आपका, केयरटेकर गवर्नमेंट भी नहीं, अपनी गवर्नमेंट बैठी हुई है नून लीग की, और धांधली तहरीक इंसाफ करेगी। ये भी एक अजीब मोर्चा होगा कि सब कुछ उनका और धांधली हम करेंगे। इंशाअल्लाह 25 तारीख को एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी आजाद कश्मीर में, और उस तब्दीली के बाद फिर मैं कोटली में आके आपसे मुलाकात करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कश्मीर में जलसे-आम से खिताब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कश्मीर का केस पेश करते रहेंगे। 2 पुरानी जमातों के लोग जब जब आपके पास वोट मांगने आए ज़रूर पूछिएगा आपने 10 साल में किया क्या, किससे हाथ मिलाया, किस दुश्मन को अपनी शादी में बुलाया, मेरे होते क्यों नहीं होते ड्रोन अटैक, मैंने इजाज़त जो नहीं दी। बेएहतियाती ने कराची में खतरे की घंटी बजा दी है। कोरोना बेकाबू हो रहा है, मस्बत केसेस की शरह 21% से भी बढ़ गई है। हुकूमत सिंध ने फिर से पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला कर लिया है। पीर से तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे, ये भी सामने आया। हफ्ते में 2 दिन कारोबार भी बंद रहेगा। पीर से जुमे तक सिर्फ 12 घंटे के लिए कारोबार की इजाजत होगी। इंडोर और आउटडोर डाइनिंग भी बंद, सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी।
संजय साधवानी रिपोर्ट कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का फिर से सख्तियां करने का फैसला। 5 दिन 6 बजे तक कारोबार होगा, 2 दिन कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। फिर से सिंध में शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें सुबह 6 बजे खुलेंगी और शाम 6 बजे बंद होंगी। जुमा और इतवार सेफ डेज करार। दुकानें मार्केटें बंद होंगी, सिर्फ करियाना, बेकरी और मेडिकल स्टोर्स खुलेंगे। तालीमी इदारे भी बंद करने का फैसला कर लिया गया है, लेकिन इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। शादी हॉल्स भी नहीं खुलेंगे, तकरीबात पर भी पाबंदी होगी। सिंध हुकूमत ने कोरोना केसेस बढ़ने पर दोबारा सख्त फैसले कर लिए। रेस्टोरेंट में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद, सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। पीर से सिंध भर में दरगाहें भी बंद कर दी जाएंगी। सरकारी और निजी शोबे में सिर्फ 50% स्टाफ काम करेगा। पाबंदियों से मुतालिक सिंध हुकूमत के फैसले पर शहरियों ने कड़ी तनकीद की है। सरासर जुल्म हमारे साथ ये है, या तो हम ये कारोबार तो आप सही से चलने दो ना। 2 साल हो गया है, 2 साल का अरसा गुजर गया, हमें कोरोना सुन रहे हैं। पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, इसलिए कि तकरीबन 10 बजे तक दुकानें खुली होनी चाहिए। सिंध टास्क फोर्स के इजलास में वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि सूबे में कोरोना केसेस मस्बत आने की शरह 10%, जबकि कराची में 21% से तजावुज कर चुकी है। कराची में कोरोना के बाइस एक और डॉक्टर जाँ बहक हो गए। डॉक्टर इकबाल नूरी 2 हफ्ते पहले कोरोना से मुतासिर हुए थे और 4 रोज से वेंटिलेटर पर थे। सिंध हुकूमत ने वैक्सीनेशन न कराने वालों की सिम्स बंद कराने की सिफारिश का फैसला कर लिया है, जिसके लिए वफाक के जरिए PTA को खत लिखा जाएगा। संजय साधवानी, समा, कराची। कराची के ताजिर बहुत परेशान है, कहते हैं पहले ही बहुत नुकसान उठा लिया, अब मजीद पाबंदियां कबूल नहीं कर सकते। मार्केट 6 बजे बंद करने का फैसला मुस्तरद करते हैं। अतीक मीर कहते हैं छोटे ताजिरों के घरों में फाके हो जाएंगे। सलमान अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत का मार्केटें शाम 6 बजे बंद करने का फैसला कराची के ताजिरों ने मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद कहते हैं लोगों को बेरोजगारी की तरफ धकेलना नाकाबिले बर्दाश्त है। कराची को दानिस्ता तौर पर इन तबाहकुन फैसलों से बर्बाद किया जा रहा है। कराची की मैशियत को दोबारा से एक दीवार से लगाया जा रहा है। हुकूमत सिंध ने दोबारा जो है बगैर मशावरत के जो है कारोबार जो है औकात कम करके कारोबारी अफराद पर शबकुन मारा है, और जो है ये जो भी उन्होंने पाबंदियां लगाई उससे हम जो है मुस्तरद करते हैं। शादी हॉल्स बंद करने और तकरीबात पर पाबंदी के फैसले पर रद्द अमल देते हुए शादी हॉल्स एसोसिएशन ने एहतजाज की धमकी दी है, जबकि ताजिर बरादरी ने सिंध हुकूमत से फैसले पर नजरसानी की अपील की है। कैमरामैन एरिक पेरेरा के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। इस्लामाबाद में कत्ल की गई नूर मुकद्दम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल गई। मौत की वजह दमाग को ऑक्सीजन सप्लाई की बंदिश है, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं, चाकू के जख्म भी हैं। मकतूला के वालिद का कहना है कि इंसाफ न मिला तो NGO से बहुत गड़बड़ कराऊंगा। IG इस्लामाबाद ने मुलजिम का नाम ECL में शामिल कराने की हिदायत कर दी। जुल्कनैन इकबाल की रिपोर्ट। इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर F7 में साबिक सिफारतकार की बेटी का कत्ल। दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से मकतूला की मौत वाक़ हुई। नूर मुकद्दम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल गई। रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला का सर जिस्म से अलग किया गया। जिस्म पर तशद्दुद के मुतअद्दिद निशानात और चाकू के गहरे जख्म भी पाए गए। मकतूला के मैदे से लिया गया मवाद फोरेंसिक के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिया गया। मुआविन खसूसी शहबाज गिल की मकतूला के घर आमद। साबिक सिफारतकार शौकत मुकद्दम से बेटी के बेईमाना कत्ल पर ताज़ियत करते हुए इंसाफ की फराहमी का यकीन दिलाया। प्राइम मिनिस्टर साहब पर्सनली इसको देख रहे हैं। उन्होंने खुद IG साहब से इस केस के ऊपर ब्रीफिंग ली और उनकी एक ही इंस्ट्रक्शन है पुलिस को, इसमें किसी किस्म की किसी के साथ रायत नहीं होनी चाहिए। मकतूला के वालिद की भी इंसाफ की दुहाइयाँ। शौकत मुकद्दम ने कहा मुलजिम पागल नहीं, एक ब्रांड का डायरेक्टर है। इंसाफ न मिलने की सूरत में अपना आइंदा लाहे अमल भी बता दिया। मैं एम्बेसडर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर इंसाफ चाहता हूँ, और अगर नहीं मिला तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बाप हूँ उसका, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इतना गड़बड़ कराऊंगा पूरे NGO से सबके। IG इस्लामाबाद ने मुकदमे की तफ्तीशी टीम से मुलाकात की और अब तक तफ्तीश में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। IG ने मुलजिम का नाम ECL में डलवाने के अलावा इंग्लैंड और अमेरिका से इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मंगवाने की भी हिदायत कर दी। मुजफ्फराबाद लिए चलेंगे। बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब कर रहे हैं। आजाद कश्मीर के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे रहे हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और भुट्टो खानदान 3 नस्लों से आजाद कश्मीर के अवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं।
मैं आप सबको ईद मुबारक भी कहना चाहता हूं। ये मेरा खुशकिस्मती है कि इस बार ईद का तीसरी दिन मैं बाग और मुजफ्फराबाद के जेलों के साथ हूं। तो 2 साल पहले जब मकबूजा कश्मीर में तारीखी हमला हुआ था और खान साहब फरियाल तायपुर साहिबा को जेल में बंद कर रहा था, मैंने आपके साथ ईद का नमाज पढ़ा था और आज ईद का तीसरा दिन आपके साथ गुजार रहा हूं। हम एक दूसरे के दुख दर्द में भी हम साथ हैं और एक दूसरे के खुशियां में भी हम साथ हैं। आपने कायदे अवाम के साथ देखे तारीख रकम किया था। मुजफ्फराबाद के अवाम ने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ देखे जो तारीख रकम किया था, वो सबको पता है। आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ देखे तारीख रकम किया था और आज मैं फिर आपके पास आया हूं, आपका साथ मांगने आया हूं, आपके वोट मांगने आया हूं ताकि हम मुजफ्फराबाद और कश्मीर के अवाम को इस तब्दीली से बचा सकते हैं, इस सिलेक्टेड से बचा सकते हैं, इस नालायक, नाअहल, नाजायज कठपुतली से बचा सकते हैं। तो एक ही रास्ता है, एक ही जमात है जो आमरों को भी शिकस्त दिलवाए हैं, जो तब्दीली वाले को भी शिकस्त दिलवा सकती है, और वो कायदे अवाम का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो शहीद रानी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो मर्दे और आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। साथियों, हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वाहिद जमात है जिसका सोच, जिसका फलसफा, जिसका नजरिया जहां तक कश्मीर की बात है। बिलावल भुट्टो जरदारी मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब कर रहे हैं। टोक्यो में खेलों के आलमी मेले का आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब में एथलीट्स ने परेड की। 70,000 शुरका की गुंजाइश रखने वाले स्टेडियम में सिर्फ 950 VIPs मौजूद थे। ओलंपिक्स मुकाबलों में 11,000 से ज्यादा एथलीट्स 33 खेलों में सोने, चांदी और कांसी के तमगों के लिए फाइट करेंगे। तारीख में पहली बार बरतानवी परचम मुसलमान एथलीट मोहम्मद सबी ने उठाया। बुलेटिन के आखिर में ये भी जान लीजिए कि टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान का 10 रुकनी दस्ता भी शरीक है। सबसे लाली परचम आपको दिखाते हैं किसने उठाया। They can compete in Tokyo. Pakistan. Well, Pakistan's medal tally has largely come from men's hockey, winning a first medal, silver behind India in Melbourne 56, but then breaking India's 32-year grip on the Olympic gold medal with a famous 1-0 victory of its own at Rome in 1960, and then went on to win 6 more men's hockey medals over the next 8 editions, 2 gold, 2 silver, 2 bronze. Only Hussein Shahzad has stepped onto an Olympic podium. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।